नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अपनी समाप्ति की ओर है, वैसे ही जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो और हाई वोल्टेज होता जा रहा है। जिस तरह के आंकड़े पश्चिम बंगाल के एसआईआर से निकलकर आ रहे हैं, उसने इलेक्शन कमीशन को भी चकरा दिया है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं अलग वो आंकड़े हैं। तो क्या अब जो ये मांग उठ रही है या जो गाहे बगाहे ये बात होती है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा से एसआईआर होना चाहिए, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के अधीन वो एसआईआर होना चाहिए, तो क्या उस तरफ पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है? क्या उस पर ईसी विचार कर रहा है? और क्या अगर ये सब होता है और जिस तरह की चीजें आ रही हैं और एआई को अब ईसी इंटीग्रेट कर रहा है और जो डिस्क्रिपेंसी है उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है, उससे जो ममता बनर्जी जो परेशान है और उस फ्रस्ट्रेशन में जो उन्होंने मारकाट करने की बात करनी शुरू कर दी है, यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी किसी भी कायदे कानून से अपने आप को ऊपर मानती है। और क्या उनके इसी रवैये के कारण अब जो सीजीआई है उन्होंने ये फैसला कर लिया है या वो मन बना रहे हैं कि अब बंगाल को शाह के हवाले किया जाए, यानी कि केंद्र सरकार के हवाले किया जाए। इन्हीं सब पर चर्चा होगी। सबसे पहली बात, क्या खेल हो रहा है एसआईआर में पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की है तो पश्चिम बंगाल की है। और सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा अगर कोई मचा रहा है तो वह ममता बनर्जी मचा रही है। उनकी परेशानी क्या है ये आंकड़ों से नजर आती है, और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ना उनसे कहीं अलग हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ये मानकर चल रहा था कि लगभग लगभग 1.5 करोड़ वोट, 7.5 करोड़ वोट में से लगभग 1.5 करोड़ वोट ऐसे हैं जो फर्जी हैं, या तो मृत है, स्थानांतरित हो चुके हैं, फर्जी मतदाता हैं, जो भी अलग अलग उसमें कारण लिस्टेड है। तो ऐसे 1.5 करोड़ वोट तो कटने ही है। जब ईसीआई ने वहां पर प्री मैपिंग की, यानी कि जो 2002 की लिस्ट थी उसको जब 2025 की जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है जब उससे उसकी मैपिंग की गई, तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोट ऐसे थे जो ये पता लग गया कि भैया ये 2025 में भी हैं और ये 2002 में भी थे। तो मतलब ऐसे लगभग 2.5 करोड़ वोट उन्होंने पहले ही अलग कर दिए, और उसी हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। जब आपके पास एसआईआर का फॉर्म आया होगा तो प्रिंटेड होता है, आपका नाम वाम सब कुछ लिखा होता है उसमें। तो 2002 से जिसका मैच हो गया उसे तो मैच किया, अलग कर दिया। उसके बाद उन्हें यह उम्मीद थी लगभग 2.5 करोड़ लोग और ऐसे होंगे, 2.5 से 3 करोड़ लोग और ऐसे होंगे जो अपने आप को कहीं ना कहीं सिद्ध कर पाएंगे 2002 की लिस्ट से कि भैया मेरे पिता उसमें थे, मेरे दादा उसमें थे, वो आसानी से उसे मैच कर लेंगे। लगभग 5-5.5 करोड़ ऐसा है जो आंकड़ा जो पहुंच जाएगा बड़े आसानी से, 2.5 करोड़ वो और 2.5-3 करोड़ के आसपास ये कि भैया ये इलेक्ट्रल रोल तैयार हो जाएगा हमारा। बाकी जो 1.5-2 करोड़ है उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी। ये प्री एसआईआर का जब मैपिंग हुई तब तक का ये आंकड़ा था। लेकिन जब 98% तक डेटा एंटर हो जाता है, जब सारे आंकड़े सामने आते हैं, तो ईसीआई के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। जो आंकड़ा 1.5 करोड़ होना चाहिए था, जहां पर मैचिंग नहीं हो पाती, यानी वो फर्जी वोट थे, वो मात्र 30 लाख आकर रुक गया। अब ईसीआई परेशान है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपको 2 जिलों का उदाहरण देता हूं। उत्तर 24 परगना में जब प्री मैपिंग होती है, यानी कि पुरानी रोल से जब मैच होता है, तो पहले ईसीआई के हिसाब से मात्र 45% लोग ऐसे थे उत्तर 24 परगना में जो मैच हो रहे थे। मैं आपको 2 जिलों का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा ही जो साउथ 24 परगना है उसमें लगभग 55% ऐसे लोग थे जो मैच हो पा रहे थे, यानी कि 55% एक जगह और लगभग 45% एक जगह, वो बाद के जुड़े हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट सिद्ध करने थे। लेकिन जब वो फाइनल डेटा फीड होता है तो ये आंकड़ा 70% के ऊपर पहुंच जाता है, यानी 70% लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि भैया 2002 के रोल से हमारा संबंध है, हमारे मां बाप थे, दादा थे, वो सब डॉक्यूमेंट आ जाते। अब ईसी के पैर, अब ईसी परेशान, इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कैसे आ गई? अब वो सारा डेटा एआई के माध्यम से सिस्टम के अंदर फीड किया जाता है, ये देखने के लिए कि हमारा तो असेसमेंट ये था लेकिन ये 45 से 70 कैसे पहुंच गया। तो जो खेल निकल के आता है वहां से समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी, उनके जो बीएलए हैं, उनकी पार्टी के टीएमसी के जो बीएलए हैं, उन्होंने किस तरीके से बीएलओ पर दबाव बनाकर या सिस्टम का दुरुपयोग कर कर पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का प्रयास किया। उसमें पता लगता है डॉक्यूमेंट्स में
डिस्क्रिपेंसी किस हद तक निकल के आ रही है कि जो पिता है, माफ कीजिएगा, जो वोटर है और उसका जो दादा है, उसकी एज में मात्र 20 साल का अंतर है। यानी दादा पैदा हुआ, उसके 20 साल के अंदर अंदर बेटा भी पैदा हो गया। भैया दादा हुआ होगा, वो 20 साल का हुआ होगा, उसके बाद उसका बेटा हुआ होगा, वो कम से कम 20 साल का हुआ होगा, तब वो जाकर कहीं जाकर उसके बेटा हुआ होगा। यानी 40 से 50 साल का तो मिनिमम अंतर होना चाहिए, 50 साल का तो। लेकिन नहीं, 20-20 साल, 10-10 साल का अंतर है। यह दर्शाया जा रहा है कि लोगों ने अपने आप फॉर्म भरे ही नहीं। फॉर्म दे दिए गए, बीएलओ के पास फॉर्म आया, उसने टीएमसी के जो बीएलए थे, जो बूथ लेवल एजेंट थे, यानी सरकारी अधिकारी ने टीएमसी के लोगों को वो फॉर्म दिए और वहां बैठकर टीएमसी के लोगों ने वो फॉर्म भर दिए। महिला की फोटो में पुरुष का फोटो लगा हुआ है, पुरुष की फोटो में महिला का फोटो लगा हुआ है। जो बुढ़ा है, जो बुजुर्ग है, कोई 50 साल का है, 45 साल का, माफ कीजिएगा, 85 साल का है, 75 साल का है, उसके उस पर 20-20 साल के लोगों के फोटो लगे हुए हैं और उन्हें ईसी को भेज दिया। बीएलओ ने जमा कर दिया, एंट्री कर दिया और बीएलओ ने दिखा दिया कि भैया देखिए इसका 2002 की वोटर लिस्ट से कनेक्शन है, इसका दादा वहां था, बाप वहां था, और हो गया काम खत्म। अब बाद में जब पता लगा कि दादा तो था लेकिन उसकी उम्र और इसकी में 20 साल का ही अंतर है। अब फोटो लगी है लेकिन वहां पे वो युवा की फोटो लगी है, तो किस तरीके से डिस्क्रिपेंसी है। एक एक मतलब एक ही नाम का आदमी कई कई फॉर्म के अंदर है। इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई हैं। जब ये सामने निकल के आता है तो ईसी अब लगभग ऐसे 70 लाख वोट हैं, 70, जो निकल के आए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भैया 50 लाख 55 लाख मर चुके, 30 लाख पे ईसी को शक था, और लगभग 70 लाख वोट ऐसे हैं जो ये फर्जी हैं। अब इनकी स्क्रूटनी चल रही है। इसलिए इसी को मजबूर होना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा। उसने 5 केंद्र सरकार के ज्वाइंट लेवल के अधिकारी अब भेजे हैं पश्चिम बंगाल। जो 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन में एक एक अधिकारी पहुंचेगा। अब उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, छोटे बीएलओ से लेकर और डीएम तक। वो ये देखेगा कि पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो सही है या नहीं। अब केंद्र मॉनिटर्ड वहां पे वो कार्यक्रम चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफिक कहा है जितने भी 85 साल से ऊपर के लोग हैं, 85 अबव जितने भी लोग हैं, बीएलए हर एक के घर जाएगा, फोटो खींचेगा, अपलोड करेगा। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है 85 साल का ऊपर का मर नहीं सकता या कोई दिक्कत नहीं हो सकती ना। एक एज ग्रुप सेट की, इससे ऊपर के जाओ, चेक करो, अपलोड करो, मैच करो, थोड़ी भी डिस्क्रिपेंसी मिले उठा के बाहर फेंक दो। यह स्थिति आज पश्चिम बंगाल में है कि आप ये देखिए 70 लाख वोट फर्जी एंट्री हो रही थी। और ये सब चीजें जो निकल के आई हैं, उसके बाद अब बड़ी बहस शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। और आप लोग बहुत दिनों से एक आंकड़ा सुन रहे होंगे कि लगभग 2208 बूथ ऐसे हैं जहां पर एक भी आदमी मरा नहीं। यह आंकड़ा था ना कि 2002 की एक वोटर लिस्ट है और 2025 की एक वोटर लिस्ट है। जब उसे मैच किया तो 2008 बूथ ऐसे हैं जहां पर कोई नहीं मरा। ठीक बात, यह आंकड़ा अधूरा है और यह आंकड़ा बहुत छोटा है। उसका कारण है, उसके अलावा लगभग 5726 बूथ ऐसे हैं। ये तो वो बूथ थे 2200 जहां एक भी चेंज नहीं है। 5726 बूथ ऐसे हैं जहां 10 से नीचे का चेंज है। यानी कि 542 बूथ ऐसे हैं जहां सिर्फ एक वोटर का चेंज आया है, यानी 2002 से और 2025 की वोटर लिस्ट में। क्या यह संभव है कि किसी बूथ पे जहां 1500 आदमी हो वहां मात्र एक आदमी का चेंज आए? सबने जीरो वाला तो आंकड़ा 2200 बता दिया, लेकिन ये 5700 वाला कौन बताएगा? यानी कि कुल मिलाकर लगभग ये हो गए हैं 8000 बूथ ऐसे हैं जिन पे बड़ी डिस्क्रिपेंसी। 8000, एक चेंज वाले 542 हैं, 2 चेंज वाले 420 हैं और 3 से 10 यानी कि 1500 हैं वोट, 1500 के लगभग वोट है, उसमें मात्र 10 लोग ऐसे हैं जिनका वोट चेंज हुआ है। ऐसे 4764 है, यानी 5700 से ज्यादा बूथ ऐसे हैं। 5700 प्लस 2200, मोटा मोटा आप मानकर चलिए लगभग 8000 बूथ ऐसे हैं जहां पर कोई चेंज नहीं है
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोटर लिस्ट के अंदर। क्या यह संभव है किसी भी जगह? वो भी जब जब इतना बड़ा विवाद हो रहा हो कि किस तरीके से बंगाल से लगभग बंगाली मूल का, जो स्वाभाविक बंगाली मूल का आदमी था, वो 40% छोड़ के जा चुका है। जब बाहर से इतना मास इमिग्रेशन बंगाल के अंदर हो रहा है, तो लगभग 8,000 बूथ ऐसे हैं जहां कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वहां पर बिठाए गए लोग, वोटर लिस्ट पकड़ाई गई, भैया ऐसे कॉपी पेस्ट करते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, यहां से उठाओ, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो। और ये कहां कहां हुआ, जब वो आप देखेंगे तो आपको असली खेल समझ आएगा। दरअसल ये पश्चिम बंगाल का वो मैप है। ये 2200, मैं सिर्फ 2200 का आंकड़ा दे रहा हूं, 5700 हटा दीजिए। ये 2200 बूथों का आंकड़ा ऐसा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने ऐसे बूथ हैं जहां पर कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें सबसे ज्यादा ऐसे बूथ अगर किस जिले में है तो वो है 24 साउथ परगना, साउथ 24 परगना। लगभग 760 बूथ ऐसे हैं जहां कोई चेंज नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का खेल समझिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों की चारों टीएमसी के पास है। क्यों ना हो? जब इस तरह का खेल होगा तो भैया कौन जीतेगा ये तो सबको पता है। तो जब ओपिनियन पोल आते हैं, जब एग्जिट पोल आते हैं, जब अमित शाह खुद कॉन्फिडेंस से कहते हैं हम सरकार बनाने वाले हैं, और जब उसके बाद वो चीजें नहीं हो पाती और पब्लिक कहती है भैया देखो ये तो सब झूठे हैं, लेकिन क्या कोई इन चीजों को फैक्टर इन करता है? क्या कोई इन चीजों को उस एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में लेता है क्या कि भैया ये डिस्क्रिपेंसी भी है? वो तो नहीं आता किसी फैक्ट एंड फिगर, किसी डेटा के अंदर। तो जब वो उल्टे पड़ जाते हैं तो आपको यहां से समझ आता है कि वो चीजें क्यों गलत हो जाती है। 4 सीटें हैं लोकसभा की, चारों टीएमसी के पास है। डायमंड हार्बर की सीट, जहां से ममता बनर्जी के जो भतीजे साहब हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं, वो भी यहीं पर आती है। और हमने देखा किस तरीके से लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे, टेप चिपका दी गई थी दूसरे कैंडिडेट के नाम पर, खासकर बीजेपी वाले पर। ऐसे बूथ की भी फोटो आई थी ईवीएम मशीन पर, इसी डायमंड हार्बर से, और वहां से जीतते। 31 सीटें हैं यहां पर असेंबली की, एक छोड़कर सारी टीएमसी जीती है, और एक भी बीजेपी नहीं जीती, फुरफुरा शरीफ वाला जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुर्शिदाबाद आता है। 226 बूथ ऐसे हैं लगभग जहां पर कोई चेंज नहीं है। वहां पर भी 3 सीटें हैं लोकसभा की, सारी टीएमसी की है, और 22 में से 20 असेंबली सीट ऐसी हैं जो टीएमसी की है। तो कैसे जीत रही है टीएमसी? समझ रहे हैं कि आप 8-8 हजार बूथ तो ऐसे ही रिग कर दे रहे हैं। चुनाव जब हमने देखा, लोकल बॉडी जब चुनाव होना था, व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन भरने पड़े थे। इस तरह का पोल के दौरान वायलेंस था, इस तरह का डर था। प्री पोल था ये तो, पोस्ट पोल छोड़िए, पोस्ट पोल भी होता है वहां पे। मतलब भेदभाव नहीं है पश्चिम बंगाल में कि इलेक्शन से पहले ही करेंगे, बाद में करेंगे, दौरान करेंगे। सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो 8-8 हजार बूथ हैक होंगे, 70-70 लाख फर्जी एंट्रियां होंगी। 70 लाख का मतलब 7.5 करोड़ में से मोटा मोटा 9-10% वोट, तो ये फर्जी है कि दादा और बेटे में 10 साल का अंतर, 20 साल का अंतर। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी है ऐसे बच्चे पैदा करने की? तो ये तो कंगलू ही बता सकते हैं हम, या ममता बता सकती हैं। अब जब ये सब खेल निकल के सामने आ रहा है और एक पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, देखिए ममता बनर्जी ने पूरा दम लगा दिया। हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा नहीं एसआईआर की प्रक्रिया ठीक है, चलेगी। सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, चलेगी। बड़े बड़े वकील लगा दिए, जो सबसे बड़े नाम है उन्हें लगा दिया, लेकिन ना, ये प्रक्रिया है, इसी का अधिकार है, इसी कर सकता है और इसी कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? एक पिटीशनर, एक नॉर्मल पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट जाता है कि भैया जो ये सब हो रहा है, बीएलओ की जानों को खतरा है, खासकर इलेक्शन के दौरान। क्योंकि हमने वो पोस्ट पोल वायलेंस देखा है 2021 के बाद। अभी जिस पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा था वो देखा हमने। तो उसको लेकर जो अब सुप्रीम कोर्ट है वो जिस तरीके से सख्त है, चीखें निकाल देगा पश्चिम बंगाल सरकार की। पिटीशनर पहुंचा तो सबसे पहला सवाल
जो नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को लिखा, जो पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा कि जो चीज तुम्हें करनी चाहिए थी, जो तुम्हारा काम था, वो एक आम इंडिविजुअल कर रहा है, ये एक आम एंटिटी कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले ये चेक करेंगे कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटीशन तो नहीं है। अब मान लीजिए, आप कैसे कहेंगे, वो तो हुआ ना वॉयलेंस, उसके सबूत हैं, अब सबूत लगाए गए हैं पिटीशन के अंदर। अब सीजीआई ने जब ईसी से जवाब मांगा तो ईसीआई ने कहा कि भैया जो बीएलओ की सुरक्षा है ना, हम दो ही स्थिति में कर सकते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दो ऑप्शन ये है कि सबसे पहला, या तो वहां पैरामिलिट्री फोर्स उतार दो, और मेरा मानना यह है पैरामिलिट्री फोर्स उतारने से भी कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट रूल ही लगाना चाहिए। दो ऑप्शन में से पहला बता रहा हूं। कारण, आपने पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी, उसे वहां की ना रास्ते पता, ना ज्योग्राफी पता, ना डेमोग्राफी पता। जो पिछली बार भी इलेक्शन में हुआ था, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची थी, खबरें आई, इतनी बटालियन पहुंच गई, इतनी कंपनी पहुंच गई, सब खबर आती है। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कलकत्ता में किसी गए, भैया किसी चौराहे पर बैठ गए, या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके पुलिस बैठ गई, या किसी खास जगह पर बैठा दिया। अब कहीं बूथ इंटीरियर में है, या इंटीरियर से वोटर आना है, वो पैरामिलिट्री फोर्स वहां उसकी रक्षा नहीं कर पाती, खेल पीछे ही हो जाता है। जब तक वो बूथ पर आता, मान लीजिए उसे बूथ पे ही नहीं आने दिया वोटर को, पैरामिलिट्री फोर्स बैठी है बूथ के ऊपर, सब बढ़िया होगा, चेक करेंगे कौन कौन, वो वोटर ही नहीं आ पा रहा, फिर क्या कर लेंगे? तो जब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं होगा, जब तक अधिकारी केंद्र के अधीन नहीं होंगे और हर गली गली तक पहुंच नहीं होगी, तब तक आप एक सही इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। उसके बाद इसी ने कहा कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स, सेंटर फोर्सेस नहीं जा सकती, तो दूसरा ऑप्शन यह है कि जो वहां की जो पुलिस है, उसे राज्य सरकार के हाथ से छीनकर डेप्यूटेशन पे हमें दिया जाए। पूरी पुलिस, डीजीपी से लेकर सिपाही तक, सिर्फ हमें, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, उसे रिपोर्ट करें। हम तो डीजीपी से बात करते करते थक गए, हम तो राज्य सरकार से बात करते करते थक गए, कोई जवाब नहीं आता, कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आता, हम बीएलओ को घेर कर पब्लिक खड़ी हो जाती है। तो भैया हमें ये दो ऑप्शन दीजिए। ईसीआई ने कहा, सीजीआई ने कहा, माफ कीजिएगा, ठीक है अभी हम इस पे चर्चा देखते हैं, मतलब ऑप्शन खुला है, कर सकते हैं अगर सिचुएशन यही रही। तो ये संभावनाएं भी हैं कि एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं पश्चिम बंगाल सरकार का क्या है, वरना कार्यक्रम ये भी होगा। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, फ्रस्ट्रेशन उनके सामने आ गई है, उन्हें समझ आ रहा है कि आगे डेड एंड है, वो जो बयान दे रही हैं वो और अपने केस को कमजोर कर रही हैं, सीजीआई को और बहाना दे रही हैं। कारण, ममता बनर्जी खुल के कह रही हैं, ममता बनर्जी खुल के कह रही है रैली के अंदर महिलाओं को कि तुम्हारे घर में रसोई में चाकू छुरी तो होगी, छोटे मोटे हथियार होंगे, बीएलओ आए ना, धड़ लेना, मैं देख लूंगी। अब आप ये बताइए, जो बीएलओ अभी कुछ दिन पहले तक आपके लिए लड़ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो बीएलओ टीचर है, कोई अलग अलग छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं, आप उनके ऊपर हमला करवा रही हैं, जो आपके लिए चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। और मान लीजिए 2, 4, 5 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, तो यही तंत्र आपके खिलाफ आकर खड़ा होगा। लेकिन आपकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक है, आप उन्हीं अधिकारियों की जान में खतरा डाल रहे हैं जो आपके लिए सब घालमेल कर रहे हैं, 8,000 बूथ वाला और 70 लाख वोट वाला। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के जो असली खेल था, क्या इसी कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी चुप थी? जब बार बार कहा जा रहा था प्रेसिडेंट रूल लगा दो, और वो नहीं लगा रही थी, उसे पता था कि क्या आने वाला है ममता बनर्जी के लिए, क्या इसीलिए शांत थी? अब वो खुल के निकल के आके कह रही है, अरे मैंने तो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, तुम क्यों भर रहे हो? मैं तो एमपी रही हूं, एमएलए रही हूं, मंत्री रही हूं, मैं क्यों फॉर्म भरूं? मेरी तो क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल सबको पता ही है। हमने देखा है भारत में पाकिस्तानी लोग आकर ग्राम प्रधान और एमएलए तक बने हैं, तो किसकी कहां क्रेडेंशियल है, ये तो आपको साबित करनी पड़ेगी। ये नहीं कहने से नहीं कि मैं बनी हूं, अरे होंगी, कागज सबको दिखाने पड़ेंगे। अगर ईसीआई चाहे तो प्रधानमंत्री से भी कागज मांग सकता है और प्रधानमंत्री को देने पड़ेंगे। तो ममता बनर्जी तो क्या है? तो जिस तरीके से धीरे धीरे जो एंड गेम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चीजें नैरो इन होती जा रही हैं, ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन उतनी बढ़ रही है। अगर सही में
ये 70 लाख वोट के ऊपर भी नजर पड़ती है और इसमें 70-80% तक भी कट गया मामला। भाई एक बात बताओ, जब एज में ही गड़बड़ है, फोटो में ही गड़बड़ है, जब पतों में ही गड़बड़ है, तो फिर क्या ही कर लेगी ममता बनर्जी। तो अब जो भी इसमें निकल के आएगा वो निश्चित तौर पर आपके सामने लेके आता रहूंगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का खेल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है, ये दिखाई दे रहा है कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं। खैर, जो भी इस पे ऑड अपडेट आएंगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।